आज इंडिया आज फिर उनकी याद एक प्रोग्राम करने जा रहा है। वो बड़ी शख्सियत, उन्होंने 400 साल से ज़्यादा उनके पूरे ख़ानदान ने गाना बजाना राजाओं के साथ साझा है। और आज ऐसी शख्सियत के हम घर आए हैं, उनका नाम है मकबूल हुसैन साहब। उनको कई अवार्ड से नवाजा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और मकबूल हुसैन साहब वो शख्सियत है, उन देश और विदेश में तो उन्होंने गाना गाया ही है, लेकिन रफ़ी साहब और लता जी के साथ भी कई गाने में शामिल थे और नौशाद जी के साथ असिस्टेंट बन के भी कई सालों तक रहे। लेकिन मकबूल साहब की एक खासियत थी कि आज तक उन्होंने क्लासिकल ही गाना गाया है और गज़ल गाया है, लेकिन जो डिस्को गाना चला है चंचल मंचल का, वो उन्होंने आज तक नहीं गाया है। लेकिन मकबूल हुसैन साहब की और एक खासियत ये है कि उन्होंने कभी भी किसी को बुरा नहीं कहा है और अपने से सीनियर और अपने से सुपीरियर को अच्छा ही कहा है। मकबूल हुसैन साहब का, इसको तानपुरा बोलते हैं, यह गाने में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और मकबूल साहब का एक हारमोनियम है जो हमारे साथ है, और इसी हारमोनियम पे आज उनको बिठा के हम इंटरव्यू लेंगे और इसी पे कई गाने गवाएंगे, गज़ल गवाएंगे और उनसे आप बीती रफ़ी साहब के साथ क्या हुआ, नौशाद साहब के साथ कैसे दिन उनके कटे हैं और लता जी के साथ कैसे दिन कटे हैं और अपनी आप बीती कैसी कटी है, आज हम इंडिया आज पे उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। मा पद ने प सा ने सर सदा मा पने गा मारे सा दानी रे आना ना है ये तेरे इख्तियार में, आना ना है ये तेरे इख्तियार में, जलता रहेगा दिल का दिया इंतज़ार में, आना है। ले जा रही है तुझको ये मजबूरियाँ तेरी, मजबूरियाँ तेरी, ले जा रही है तुझको ये मजबूरियाँ तेरी, मजबूरियाँ तेरी, लेकिन रहेगी साथ हमेशा दुआ मेरी, हमेशा दुआ मेरी, तेरा ही नाम लेके चला इख्तियार में, जलता रहेगा दिल का दिया इंतज़ार में, ये आना है। आज इंडिया आज के ऊपर हमने एक बार फिर मकबूल हुसैन साहब को ले लिया है, इंटरव्यू के लिए राज़ी किया है, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी एक बार उन्होंने इंटरव्यू दिया था। और मकबूल हुसैन साहब वो शख्सियत है, क्लासिकल गाना इन्होंने अच्छे से गाया और कईयों को सिखाया भी है। और सबसे अहम बात बताना चाहेंगे, रफ़ी साहब को छुआ है, उनके साथ खाना खाया है, लता जी के साथ भी काम किया है इन्होंने काफ़ी। और आज इंडिया आज के लिए बहुत बड़ा दिन है, इतनी बड़ी शख्सियत का एक बार फिर इंटरव्यू लेने को मौका मिला है। रफ़ी साहब को आपने मिले कब थे, वो आपने पहले एक बार किस्सा बताया था, लेकिन आप 450 साल से आपका पूरा ख़ानदान इसी लाइन में है, और कौन कौन थे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो देखने वालों को मेरा बहुत बहुत आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा खिदमत करने का मौका मिला।
और ख़ासकर मैं इतनी बात बताना चाहूँगा कि आपका चैनल एक ऐसा है जहाँ पर म्यूज़िक को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। अब रहा सवाल आपका कि नौशाद साहब के साथ में मैं बताऊँ आपको, एक प्रोग्राम हुआ था, जैसे मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो नौशाद साहब एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे और मैं उसमें गा रहा था। उसमें और भी बहुत से फ़नकार थे, जगजीत सिंह साहब भी थे, और संगीत मेला के नाम से प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ चीफ गेस्ट थे वो। तो मुझसे बोले कि भाई नौशाद साहब इसमें आ रहे हैं। खैर मेरे लिए तो बहुत नई बात थी। इत्तेफाक की बात ये है कि उस प्रोग्राम में मैं गाया। ये उस ज़माने की बात बता रहा हूँ जब तेजपाल हॉल था, शायद नेहरू सेंटर भी नहीं था। तो नौशाद साहब ने बहुत, इंटरवल जब हुआ तो बहुत काफ़ी उन्होंने मोहब्बत और बहुत अच्छी बातें उन्होंने मेरे बारे में कही जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो पहली मेरी मुलाकात एक चीफ गेस्ट से और एक कलाकार से मेरी बात हुई थी। तो नौशाद साहब ने मुझे कहा कि भाई ऐसा क्या, आप एक काम ये कीजिए कि मौका मिले तो घर पे आइएगा। ये तो मैं तो टेंशन में आ गया। मैंने कहा भाई मौका मिले तो घर पे आइए। अच्छा, मेरे घर के पास में काटा रोड पर बांद्रा भी मतलब था, तो उनका लड़का आया राजू, वो बोला अब्बा ने बुलाया। मैं तो रास्ते टेंशन में था, दूसरे से जब गया पहुंचा तो बुलाया, बुला के बैठिए आप, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने कहा ठीक है, नमाज़ पढ़ लिया, लेकिन मैं अंदर से मुझे पसीना आ रहा था कि यार मुझे बुलाया क्यों है। खैर फिर भी अंदर म्यूज़िक रूम में ले गए, नमाज़ पढ़ बोले उनकी बेगम साहिबा भी, जो कि उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया। फिर बाद में तो उन्होंने अपना बेटा, मेरी बीवी को हमेशा बहू के तौर पे देखते थे, और हमेशा मतलब बोले भाई आपने रात गाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और भी सिंगर थे वहाँ पर, लेकिन मुझे अच्छा लगा। अच्छा काम करो, चलो खाना खाते हैं। अरे साहब किससे खाना खाया जाए। खाने की बात जब हुई तो टेबल पर मैं बैठ गया जाके, अरे खाइए, वो अपने हाथ से। खैर मुश्किल तमाम। खैर खाना वाना खा चुका तो बोले भाई ऐसा है कि आप चलो अंदर म्यूज़िक में। हारमोनियम दिया। अरे साहब मेरे हाथों को पसीना आने लगा, मुझे हारमोनियम मुझसे नहीं बज रहा था। तो बोले भाई ऐसा है कुछ सुनाओ आप। खैर फिर भी मैं आहिस्ता मेरा जहन को ठहराया, तो फिर मैंने उनको बड़ा खूबसूरत सा क्लासिकल म्यूज़िक का एक कंपोजिशन सुनाया। बोले यार ये तो बहुत अच्छी चीज़, कौन सा राग है। मैंने कहा साहब ये हमारे यहाँ का फला राग है। बोले बहुत खूबसूरत राग है। बहरहाल इस तरीके से उनसे मुलाकातें होती रही। और एक अच्छी बात ये हुई काजी साहब कि उनके ज़रिए मुझे सब लोग अच्छे मिलना शुरू हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उनके घर पे तो सभी जाने सार अख्तर साहब, अली सरदार जाफरी, और खुमार बाराबंकवी, और अपना क्या बोलते हैं साहिर लुधियानवी, सभी लोग मिलते थे। ये बजरुल सुल्तानपुरी और सब बहरहाल तो उनके ज़रिए मिला। फिर आहिस्ता मुलाकात होना शुरू हुई। फिर उन्होंने बोले मेरे साथ कंपोजिशन में तुम बैठा करो। मैं समझ नहीं पाया कि क्या कहना चाहिए। बोले नहीं, मैं तुमको अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। नौशाद साहब खुद बोले, बना कई फिल्मों में उन्होंने स्क्रीन पे मेरा नाम आया। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कि मैं चाहूँ। तो मुझे एक अच्छा मौका ये मिला काजी साहब कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, कंपोजिशन कैसे करते हैं, किस अंदाज से करते हैं। और इससे उनका क्या था, वो सुरों का ऑपरेशन करते थे। मैं आपको सच सा गा मा दे सा गा मा सा गा सा मा गा सा मा सारे गा मा सा मा, इस तरह 3 सुरों में 150 200 कॉम्बिनेशन बन रहे थे। खैर बहरहाल उसके बाद में फिर जब कुर्बत उनसे होती गई, फिर घर के अंदर फिर उनका एक लड़का था, मुझसे बोले कि भाई आप इसको सिखाओ। मैंने कहा साहब आपके घर में तो सभी कुछ है, मैं क्या आपको सिखाऊं। बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम जरा उसको जो बेसिक एक्सरसाइज है, पलटा है, उनका एक लड़का राजू है उसको। मैंने कहा चलो ठीक। पर उसको सिखाना शुरू किया, उन्होंने सीखना शुरू किया। अब क्या हुआ, जब उनके मैं करीब हुआ तो उन्होंने एक फिल्म की रिकॉर्डिंग थी, याद नहीं आ रहा है मुझे फिल्म का नाम। वो फिल्म की रिकॉर्डिंग में तो बोले तुम गाना याद कराओ। तो पहली मुलाकात मेरी रफ़ी साहब से जब हुई
तो उनको यार बड़ा अच्छा लगा, बोले ये लड़का कौन है? बोले भाई ये बहुत ख़ानदानी लड़का है, ये इनके ख़ानदान में सभी लोग रामपुर घराने से इनका ताल्लुक़ है। और मेरे नॉलेज में जब मैं इनके करीब हुआ तो जितने भी हमारे घर के लोग थे, उस्ताद हफीज़ अहमद ख़ान साहब, उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब, उस्ताद इश्तियाक़ हुसैन ख़ान, मुश्ताक़ हुसैन ख़ान, सभी को, क्योंकि लखनऊ के थे वो, तो उन्होंने नौशाद साहब ने जब रफ़ी साहब को बताया तो रफ़ी साहब भी बहुत कर्म फरमा थे और बड़े अच्छे इंसान। मैं रफ़ी साहब के बारे में आप यकीन करें कर मैं बताऊं तो शायद 2-4 दिन हो जाएंगे, और वो बस टोटली जिनको सेंट कहते हैं अल्लाह की तरफ से उनको दिया हुआ वो चीज़ थी कि वो हर आदमी के दिल में, और उनको पैसे वैसे की कुछ नहीं, फ्री गाना गा देते थे लोग। क्या बात है। तो रफ़ी साहब जब गाते थे तो वो हमेशा अंदर से अपने गाने से मुतमईन नहीं होते थे, वो बड़ा मुख्तसर बोलते थे, बहुत कम बोलते थे वो, कि भाई रफ़ी साहब कैसे हैं, खैरियत से? हाँ जी। चाय पी आपने? चाय हम लोग पीते, कैसी बनी? मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा रफ़ी साहब, क़ुर्बत हुई उनसे मेरी, मैंने कहा रफ़ी साहब आप बड़े कम बोलते हैं। बोले देखो याद रखो, वो करीब हो गए थे नौशाद साहब, मैंने बताया ना मेरी फैमिली हो गए थे, फिर वो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, भाई फ़लाँ डॉक्टर के पास लेके जाओ, फ़लाँ को दिखाओ, तो ऐसा मतलब जो मेरे बच्चे अभी तो खैर बड़े हो गए हैं। तो नौशाद साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये गाना जो है ये मकबूल साहब याद कराएंगे। खैर उनको गाना याद कर, बहुत अच्छा लगा उनको गाना गा के, फिर हम लोगों ने वो गाना गाया तो रफ़ी साहब बहुत ही पसंद आया। रफ़ी साहब बोले कि ऐसा है कि गाना, इस गाने के मैं पैसे नहीं लूँगा। अच्छा। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। तो नौशाद साहब बोले भाई प्रोड्यूसर का है, मैं भी पैसे ले रहा हूँ, तुम कोई पैसे लेना। बोले नहीं रफ़ी साहब तुम, मैंने भी कहा रफ़ी साहब, मैंने कहा देखिए रफ़ी साहब बात ऐसी है कि आपका गाया हुआ गाना इतना, और राग प्रदीप में था वो बताता हूँ ये गाना अली सरदार चौधरी साहब का लिखा हुआ था। वो पिक्चर बनी नहीं, वो हुब्बा खातून। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आए, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आए, शर्मा के झुकी नजरें, होठों पे वो बात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात। क्या बात, बहुत खूब। ये रफ़ी साहब ने, तो हमने कहा भाई रफ़ी साहब आपने गाना तो बहुत अच्छा गाया है। तो नौशाद साहब बोले तो कोई कमर्शियल लाइन है, इसमें तुमको पैसे जो हैं। बोले रफ़ी साहब कहने लगे, बोले नौशाद साहब उस ज़माने में वो डिस्को म्यूज़िक बहुत चलता था। बोले भाई मेरे अंदर का जो पोल्यूशन था ये गाना गा के निकल गया। अच्छा। ईमान से बता ये, और रफ़ी साहब ने बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से वो गाना गाया। जी मकबूल साहब, आपने कई बार रफ़ी साहब के रिकॉर्डिंग रूम में रहे हो, और आप पहले पहुँचो, रफ़ी साहब बाद में आए हो, और पूरा स्टाफ जितने गाने बजाने सब हो, उससे आते साथ ही शुरू हो जाते थे रफ़ी साहब के, वो वेटिंग करते तो किस तरह से बात करते थे, ये बजा हमारे दर्शक बताइए। ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत हमको पसंद आता था। वो जब अंदर घुसते थे ना तो ऐसा लगता था घर का कोई बड़ा आ गया जी। और वहाँ कोई सुर की बात होती थी, धर्म वर्म की तो बात होती नहीं थी। अरे क्या वो पांडे तेरी लड़की का क्या हुआ? पांडे साहब वो लड़की जो है ना वो लड़का तो ठीक है, ज़रा वो डॉवरी ज़्यादा मांग रहे हैं। कितने हैं तेरे पास में? देखिए बोले मेरे पास 15,000। वो क्या मांग रहे हैं? 15 हुए। वो क्या? बोले 25। बोले तो 10 मुझसे ले लेना। क्या ये किरदार था उनका, है किसी दूसरे के पास, मतलब ऐसा। अच्छा फिर क्या होता था कि आजकल तो
किसने क्या बजाया कुछ पता। उस ज़माने में सारी रिकॉर्डिंग जो होती थी सब सारे म्यूजिशियंस में, हरि प्रसाद चौरसिया साहब, शिव कुमार शर्मा जी, राम नारायण जी, जरीन दारूवाला, रईस खान साहब, ये सब बड़े बड़े लोग उनके म्यूजिशियन आते थे। तो बड़ा एक म्यूज़िक का माहौल बन जाता था। इस तरीके से हम लोगों ने एक दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम किया था, वो आता है नौशाद साहब का, उसमें 5-6 गाने रफ़ी साहब को री रिकॉर्ड किए थे जी। तो वो अब गमदनी सरे सदा पमा पद प गम प गम रे सनि स गमदा। अब ये राग जो है हमीर है, मधुबन में राधिका ना। अब ये गाना जो है तो दुनिया ने सुना है। आप ये देखिए कि जब वो गाना री रिकॉर्ड हो रहा था, फिर से उसको रिकॉर्ड किया था, और आप ये देखिए कि कितने अरसे के 40-50 साल के बाद रफ़ी साहब की आवाज़ वैसी थी। ईमान से बता रहा हूँ मैं यार, कोई आवाज़ में उनके को फ़र्क नहीं लगा। ऐसा लगा कि जैसे मतलब ये कि एक जवान मोहम्मद रफ़ी गा रहा है। अब हुआ क्या, वो वहाँ पर राग वो ऐसा छिड़ा के राग केदार का गा मा दा नी सा रे दा नी दा पा मा पा दा पा मा पा गा मा दा पा गा मा रे सा दा पा पा नी सा गा मा रे सा ने सा गा मा दा पा गा मा पा ने सा। अब ये पूरा सरगम रफ़ी साहब, नौशाद साहब, मैं और अपना क्या बोलते हैं सुल्तान खां, और ये क्या माहौल। वो गाना जो था वो कहीं और ही मतलब रिकॉर्डिंग से हट के मूड चला गया। तो होता क्या है कि जब कभी रफ़ी साहब आते थे तो हर एक को यही पूछते रहते थे कि भाई आप ये बताओ कि बेटे के पास हुआ या नहीं हुआ, एकदम फैमिली की तरह वो। और उनके ऐसा कि ये बहुत बड़ा है छोटा नहीं, उनके यहाँ तो वो ट्रिंगल बजाने वाला भी अगर होगा तो ट्रिंगल बजाने वाले को भी वही इज्जत देंगे वो। ये एक बड़ी बात थी। रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्डिंग रूम में आपने कौन से स्टूडियो में मौजूद थे, और कौन से गज़ल या गाने आपने रिकॉर्डिंग सुने उनकी? मैं तो नौशाद साहब के साथ में था ना, तो उनकी रिकॉर्डिंग महबूब में भी होती थी, और तारदेव पे एक स्टूडियो है अपना फिल्म सेंटर, उसमें भी उनकी रिकॉर्डिंग होती थी। और एक और स्टूडियो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है शर्मा का, और एक शर्मा जी का स्टूडियो था दादर में, वहाँ पर भी। तो उनके बहुत से गाने उसमें नौशाद साहब ने रिकॉर्ड किए, और रफ़ी साहब जब आते थे और गाना गाते थे तो सारे लोग एंजॉय करते थे। हर आने वाले को लगता अरे रफ़ी साहब का रिकॉर्ड, चलो हम सुनेंगे बैठ के। तो रफ़ी साहब ने जिस अंदाज से गाया, और वो अपना गाना बना के गाते थे, अपना हमेशा वो कि ये गाना मेरा है, मैं बता नहीं सकता। मुझे एक बात याद आई, मैं ख़ासकर रफ़ी साहब की बात को ज़्यादा कर रहा हूँ। मुझे याद आया कि एक प्रोड्यूसर छोटा था, उसने किसी, ये बात को सच्ची मेरे सामने की बात है, ये शायद ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो रफ़ी साहब जो थे वो नए लोगों को भी बड़ी इज्जत करते थे और चांस देते थे। तो रफ़ी साहब के पास आया, बोले रफ़ी साहब मेरा प्रोड्यूसर आपको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बाकी अगर आपने मेरा गाना गा दिया तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। क्या बात। खैर कभी तेरे आपकी रिकॉर्डिंग, और लड़का सा था, आपकी उम्र का होगा। बोला साहब परसों है रिकॉर्डिंग। अच्छा काम कर, उनका एक साला भी था, सेक्रेटरी भी था, ज़हीर नाम था उनका। तो ज़हीर साहब बोले मैं आ जाऊंगा, ज़हीर को मत बोलना, ज़हीर को मत बोलना। वो साहब फिल्म सेंटर में पहुंच गए, और फिल्म सेंटर में पहुंचने के बाद में उससे बोले कि भाई तुम्हारा गाना क्या है। ज़हीर जो थे वो ड्राइवर भी थे, उनके सेक्रेटरी भी थे, उनके साले भी थे, वो सारी चीज़ें वही देखते थे, भी देखते थे। बस आने वाला था, लेकिन आपने अभी हाँ, वो सब उनका वही रहता था। तो रफ़ी साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं आ रहा हूँ, जो भी 10-11-12 बजे पहुँचना था, पहुँच गए वहाँ पर। खैर वो गाना गाया, तो उससे बोले अरे क्या तुमने गाना बनाया, वाह 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 वाह। अब वही करे साहब आप गा दोगे तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, और वो करें तुमने बहुत अच्छा गाना बनाया। अब इसी में तकरार चल रही है। खैर वो लड़का उसने गाना गाया, अब रफ़ी साहब को क्या बताना था, खैर फिर भी उसने आउटलाइन अंतरा ये है, अस्ता ये है, इस तरह से उसने गाना गाया। अब होता क्या है कि रफ़ी साहब जब वो गाना गा चुके तो उससे पूछ रहे मैंने कैसा गाया, किरदार देखिए। बोले भाई मैंने
बोले आपने बहुत, यार एक काम करो, ये अंतरा फिर से लेते हैं। अच्छा। हाँ, देखिए क्या बात क्या बन रही है, आगे जाके क्या बनेगा। जी। बोले ये अंतरा फिर से लेते हैं। बोले नहीं रफ़ी साहब अच्छा कर, अरे नहीं 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 नहीं, गा दिया अंतरा दोबारा। म्यूजिशियन, अच्छा म्यूजिशियन भी सब उनको प्यार करते ही थे सारे। हालांकि म्यूजिशियन का ऐसा होता है कि एक दफ़ा रिकॉर्डिंग हो गई तो पैक करके भागने की कोशिश कर, अरे नहीं 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 रफ़ी साहब करें फिर से रफ़ी साहब हो गया। अब साहब रिकॉर्डिंग हो गई, उससे पूछे तुम अच्छे मुतमईन हो, मेरा गाना तुमको, अरे बोले साहब क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने गाना गाया। अब वो जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो उनके अंदर एक आदत थी, हमेशा रफ़ी साहब आगे बैठते थे, फिएट गाड़ी थी उनकी, जी। आगे बैठे और आगे बैठे। इससे पहले उसने कुछ भी सही यार, कुछ लिफाफा जी, जी। वगैरह उनको दिया और बोले कि भाई ये लिफाफा जो है वो मतलब ये क्या थोड़ा सा वो निकाल के रफ़ी साहब को दिया और देकर बोले भाई शुक्रिया आपका। अब रफ़ी साहब कह रहे हैं उससे, नए म्यूजिक डायरेक्टर से, बोले इसमें क्या है वो तो तुम्हें पता है, वो तो मुझे मालूम नहीं, बाकी इतना है कि ये पैसे जितने भी हैं जी। वो तुम महालक्ष्मी टेम्पल में जाके फ़कीरों को बांट दो। क्या ये रफ़ी साहब का किरदार था। क्या बात, मुसलमान गया, फ्री गाना गाया, हाजी अली में बांट के आओ। क्या बात। उनके आखिरी मरने के टाइम की बात, क्योंकि नौशाद साहब से, अच्छा फिर क्या था, नौशाद साहब को वो अपना बड़ा भाई भी मानते थे, नौशाद भाई बोलते थे हमेशा, और हमेशा उनको वो कुछ भी होती, कोई रायल होती वो नौशाद साहब से लेते थे। ये मैं आपको अंदर की बात, कुछ भी होता कि मेरी बेटी की शादी, अच्छा भाई ठीक है ऐसा करो, वो रफ़ी साहब की याद आई मुझे। बोले नौशाद भाई वो मेरी बेटी की शादी है और होटल में उसका रिसेप्शन है। क्यों होटल में क्यों दे, नहीं घर पे दो। ये चीज़ नौशाद साहब ने की, होटल में, घर में दो, लड़की वहीं रहती थी, वहीं से विदा करो ना उसको। ये उनके मतलब, तो बोले ठीक है रफ़ी साहब मैं ऐसे ही करूँगा। खैर नौशाद साहब ने उनको समझाया और बुझाया, बोले भाई ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस लड़की की विदाई जो है वो, तो नौशाद साहब के अंदर ये एक चीज़ थी कि वो हमेशा सबको सही राय देना, सबको। और बड़े साहब हमने तो बहुत कुछ सीखा है, अगर आज हम इस कैमरे पे बोल रहे हैं तो हमारे सामने हज़ारों लोगों ने इंटरव्यू किया और उनके पास बैठ के बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला, और ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं होते। रफ़ी साहब का कुछ गाना हो जाए। चले भी आओ के, चले भी आओ के, चले भी आओ के, दिल को जरा करार आए, चले भी आओ के, दिल को जरा करार आए। कहाँ कहाँ तुम्हें वहशत में हम पुकार आए, चले भी आके। हमें तो इश्क है कांटों से भी गुलिस्तां के, हमें तो इश्क है कांटों से भी गुलिस्तां के। वो और होंगे जिन्हें फिक्र है बाहर आए, वो और होंगे जिन्हें फिक्र है बाहर आए। कहाँ कहाँ तुम्हें
वहशत में हम पुकार आए, चले भी आओगे। मकबूल साहब, चलते चलते एक और 2-3 किस्से पे बात करेंगे। रफ़ी साहब के आपके घर पे गए थे और आपको बुलाया गया था और खिचड़ा खिलाया गया था, तो किस्सा क्या है जरा बताएंगे हमारे दर्शक को। भाई वो तो बहुत अच्छी बात है। भाई हुआ क्या कि मेरे पास में फ़ोन आया सुबह को जी। तो अच्छा, उस ज़माने में क्या 2 माला 3 माला पे टेलीफोन तो होता नहीं था। तो मेरे पास में वो बड़ी एहसान करता था जो हमें मैसेज देता था। अच्छा, बांद्रा में घर के उनके पास, पहले बाबा अस्पताल पे रहते थे वो, यहाँ पे बांद्रा में रहमत मंजिल, उनके वालिद का नाम था रहमत मंजिल। तो बोले भाई ऐसा है कि आप से ज़रूरी बात है, आप फ़ौरन चले आओ। मैंने कहा खैर, तो नहीं आओगे तो बताऊंगा। अब मुझे फ़िक्र हो गई, मैं बोला यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, रफ़ी साहब ने बुलाया है, जाऊंगा। टैक्सी से गया, वो टैक्सी उस ज़माने में 8 आने लगते थे। रफ़ी साहब के घर पहुंचा हुआ, तो जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा ना, तो वॉचमैन, अरे सर सुबह से तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं जी। अरे यार, मैंने कहा खैरियत तो है। अंदर गया तो उनकी बेगम भी, अरे रफ़ी साहब आपको बहुत याद कर रहे हैं। मैंने कहा खैरियत तो है। अब मुझे बार बार याद कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ खैरियत का किधर है? बोले वो बेडरूम में है। बेडरूम में? अरे आओ। मैंने कहा रफ़ी साहब खैरियत? अरे बैठो यार। नहीं सर मुझे बताइए, तो आपने फ़ोन पे भी मुझे नहीं बताया, और आपने ये भी नहीं कहा कि भाई आप जो हैं वो मतलब ये कि आ रहे हैं तो इस वक्त। बोले भाई देखो क्या है, आज खिचड़ा पक्का है, हाँ खिचड़ा खा के जाना तो ये हमेशा। फिर घर पे जब भी जाते थे हम उनके, वो हमेशा वो मक्खन नहीं लगाते थे बिस्किट पे, चाय में मक्खन डालते थे चाय में मक्खन लगा के बिस्किट से हम लोग खाते, मक्खन कभी बिस्किट में लगा। लेकिन साहब एक बात बताऊं, उन्होंने उनकी बातें जो है, बोले मकबूल साहब एक कोका कोला का मज़ा कैसा होता आज तक मैंने नहीं चखा। कुर्बानी भी थी, कुर्बानी भी दी थी कि कैसा होता है ये मुझे पता नहीं। फिर एक बार क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए, नौशाद साहब, मैं, रफ़ी साहब बैठे हुए, तो नौशाद साहब चाय नहीं पीते थे, मीठी चाय नहीं पीते थे। तो नौशाद साहब बोले यार वो तो कब बदल गया रफ़ी साहब? हाँ अच्छा, हाँ कब बदल गया? वो रफ़ी साहब का जो था वो नौशाद साहब का उनके पास में चला गया। अच्छा, नौशाद साहब ठंडी करके चाय पीते थे हमें जी। तो मुझसे मकबूल भी यहाँ चाय पियो, मैंने चाय पी ली, रफ़ी साहब ने भी चाय पी ली, और वो फीकी चाय पी कर और कुछ बोले नहीं जी। तो नौशाद साहब ने चाय जो पी तो मीठी थी। अरे यार रफ़ी, मकबूल साहब आपने मेरी चाय पी? मैंने कहा साहब मुझे तो मीठी, तो रफ़ी साहब बोले फीकी मुझे मतलब कुछ बोलते ही नहीं थे वो बड़े मुख्तसर। अच्छा, फिर एक चीज़ उनके अंदर मैंने देखी, ये एक सबक है हम लोगों के लिए। वो मैंने बोला ना, बहुत मुख्तसर बोलते थे, बहुत ही मुख्तसर बोलते थे। तो मैंने बोला, मैंने कहा रफ़ी साहब वो फला जगह आप गए थे प्रोग्राम, अरे यार अच्छा प्रोग्राम बताओ। तो मैंने एक दिन ऐसे ही अपने, अच्छा एक अल्लाह की बड़ी करीमी ये रही कि सब लोगों ने मुझे यहाँ से प्यार किया। क्या बात? या चाहे प्यारे लाल जी हो, अब तो खैर अल्लाह उनको ज़िंदा रखे, वो, या जैसे रफ़ी साहब थे, या लता जी थी, या जैसे तलत महमूद और सो, हाँ वो भी सब लोगों ने मुझे बड़ा दिल, और वो खुदा जाने क्या उनको गाना के बहुत आशीर्वाद देते थे मुझे। तो रफ़ी साहब जो थे, उन्होंने गाने बजाने की जब बात करी तो उनको मैंने गाना सुनाया। मैंने कहा साहब ये गाना जो है वो बड़ा खूबसूरत है। बोले सुनाओ कौन सा है? तो मैंने कहा अच्छा, उस ज़माने में प्राइवेट रिकॉर्डिंग भी होती थी जी। सिर्फ एक ही कंपनी थी, HMV जी। HMV जो थी वो हमेशा रिकॉर्ड। तो बोले यार इसको मैं प्राइवेट गाने में रिकॉर्ड, तो ये जितने भी जब इनको खाली टाइम होता था ना, तो रफ़ी साहब, लता जी और आपका तलत महमूद, अच्छा इनके गवाने वाले उस्ताद ताज अहमद खान साहब थे, खयाम साहब थे, गज़लें और भजन भी, शाम के दीपक जले मन का दिया बुझने लगा शाम। अब खयाम साहब
सा दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ दर्द मिन्नत। तो रफ़ी साहब प्राइवेट गाने भी बहुत से गाए उन्होंने, और हर गाना उनका यार हिट होता था, भजन भी। अरे एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे जिन्होंने गज़लें भी ऐसी गाई, कव्वालियाँ भी ऐसी गाई, ठुमरी भी ऐसी गाई, उन्होंने फिल्म के गाने, हा ऐसा ऐसा सिंगर, मैं बताऊँ वो गाना में खेलते थे। रफ़ी साहब के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, आपकी ज़बानी नौशाद जी के लिए सुना, कुछ लता जी के लिए कुछ किस्से याद हो तो आप बताएं हमारे दर्शक के लिए। नहीं, लता जी तो खैर, हमारी सच्ची बात जो है वो लता जी वो ख़ुद एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी, और ख़ुद भी उनके वालिद बहुत बड़े उस्ताद थे जी। और उस्ताद थे भिंडी बाज़ार घराने के उस्ताद अमान अली ख़ान साहब के जी। वो शागिर्द थे। उनके अंदर वो कुछ अलग, क्योंकि ख़ानदानी थी, वो ख़ानदानी थी। गाना बजाना जो था, अब क्या है देखिए, गाना बजाना जो होता है ये सोबत से मिलता है जी। रफ़ी साहब जो थे उनका कुछ अलग, मतलब ये कि मुकाम था। तलत महमूद साहब थे, मुझे बताते थे कि मैंने एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन में गाना सीखा था लखनऊ में। हाँ, क्या बात। तो लता जी की बात तो इसमें, वो तो रागों की, तालों की, गाने की, बाप रे बाप, ऐसे कलाकार तो। भाई एक बात बताऊं, मैं आपको मुख्तसर में ये बताऊंगा कि सूरज निकलने से पहले रफ़ी साहब की आवाज़ और सूरज डूबने के बाद में लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ है, बस असलियत जो है वही है। जैसे आपने बताया कि लता जी खानदानी हैं, तो आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप भी 4-4.5 साल से पहले, मुगल के ज़माने के पहले से मैं सुना हूँ जो मैंने, वो आप भी कोई बहुत बड़े, बोले थे जितना बोला जाए उतना कम है, और मेरे ख्याल से आपसे बड़ा खानदान शादी किसी का होगा। तो आप जरा उस पर रोशनी डालेंगे आपकी अपने बारे में। मैं सिर्फ असल में तो सच्ची बात जो है, आपने बहुत तारीफ़ कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं, गाना बजाना एक ऐसी चीज़ है कि इसको ये समझ लीजिए कि गाने बजाने की को बहुत तपस्या करना पड़ती, बहुत रियाज़ करना पड़ता है। वैसे मेरे ख़ानदान में आपकी दुआ से पद्म श्री भी हैं, पद्म भूषण भी हैं, पद्म विभूषण भी हैं और भारत रत्न भी। तो सारे जो राज है, राजा लोग हैं सारे, हाँ, सारे राजों को आप दरबारी, हाँ, सारे जितने भी थे वो राज दरबार में मतलब गायक थे। नवाबों के नाम बताएंगे आप? मैं तो खैर रामपुर का हूँ, तो रामपुर में हामिद अली खान साहब थे, नवाब रज़ा अली खान साहब थे, जिनके यहाँ पर पूरा, और बड़े बड़े लोग उनके यहाँ पर नौकर, ऐसे बड़े बड़े गवैयों को उन्होंने अपने यहाँ पर रखा कि उस्ताद अमजद अली खान साहब के वालिद साहब जो थे, और ये आपका बिरजू महाराज के जो वालिद थे, अपना नाम भी याद नहीं आ रहा है मुझे उनका, महाराज वो थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब मेरे नाना, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, ये सब उस दरबार के अंदर जितने भी लोग थे वो सब दरबारी गायक थे, वो सारे बड़े बड़े। बेगम अख्तर को बुलाया एक बार उन्होंने, तो बेगम अख्तर का, अच्छा उस ज़माने में क्या होता है, नवाब लोग जो थे वो अपने अंडर में रखते थे, कहीं बाहर जाने कि पता चला कि अहमद जान थिरकवा खान साहब को कलकत्ता जाने, बोले कितने पैसे मिलेंगे, बोले 1500, ले ऊपर रखो, बच जाओ, अभी बाहर निकलने। लेकिन बेगम अख्तर जब गई उनके यहाँ पर गाने को, तो बोले तुम भी नौकरी कर लो। अब वो उसके दिमाग में कि तो माँ इधर और उधर और उधर उधर सब जगह गाने को जाती थी। वो गाना गाया, पैसे लिए, चुपके से रात को सवार हो गई। तो मकबूल जी, यूँ तो आपने अभी रफ़ी साहब के बारे में बताया, लता जी के बारे में बताया, और नौशाद जी के बारे में बता रहा, और अभी हम जिसके बारे में पूछने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कई सुपरहिट फिल्म दी है, उसमें से एक फिल्म का नाम आता है मुग़ल आज़म। उन एक्टर का नाम है दिलीप साहब। आप उनसे कभी मुलाकात हुई दिलीप साहब से? अगर हुई है तो क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, किस वजह से मुलाकात हुई थी और क्या माहौल था, बताइए। मैंने बताया ना आपको कि नौशाद साहब के यहाँ पर सबका ही आना जाना रहता था, तो दिलीप साहब का भी मतलब ऐसा एकदम घर था पूरा ये। तो मैं उनके साथ में बैठता था, जब कभी कोई गाना होता था तो मैं सुनाते कि भाई अभी नौशाद साहब का कौन सा गाना रिकॉर्ड करना है, तो वो नौशाद साहब खुद बोलते थे भाई तुम गा के सुनाओ कुछ गज़लें वगैरह। अच्छा, फिर एक बात और बताऊं, वो आदमी इतना अक्लमंद थे कि दुनिया की हर चीज़ की मालूमात थी उनको। कोई ऐसी, वो एक बहुत बड़ा स्कूल थे वो। मैं बोलता हूँ अगर कोई आदमी उनकी 10 फिल्में देख ले तो हीरो बन जाएगा, और ऐसा ही होता भी है। दिलीप साहब के बारे में मैं बताऊँ आपको कि वो ठुमरी बहुत अच्छी गाते थे। अब म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ। सावन के दिन आए सजनिया, प्रीतम
घर नहीं यार। दिलीप साहब ठुमरी गाते थे, बहुत अच्छी, बेहतरीन, बहुत अच्छे। और उन्होंने पहले फिल्मों में गाए भी हैं उनको गाने। आखिरी टाइम पे उनको उनके गाने सुनाए जाते थे, जब इंतकाल से पहले की बात है तो उनको पुराने गाने सुनाए जाते थे। तो दिलीप कुमार एक ऐसी चीज़ थी, उनके साथ में बैठने का मौका मिला, बहुत ही दिल से और बहुत प्यार से, और इतनी ज़्यादा मालूमात थी कि कुरान शरीफ की आयतें मतलब अरबी में पढ़कर उसका तर्जुमा करके बताते थे। ये मैं आपको अपने उसके बहुत बहुत बहुत, और हर एक की मदद करना, हर एक की, जितने भी लोग आते थे उनको प्यार से मोहब्बत से बैठाना, खुदा ने उनको ऐसी चीज़ दी है। बहरहाल तो हम ये बोल सकते हैं दिलीप साहब की जगह खाली है? नहीं, खाली रहेगी वो। दिलीप कुमार की जगह पर 3 थे, नंबर 1 दिलीप कुमार, और नंबर 2 दिलीप कुमार, और नंबर 3 दिलीप कुमार। मकबूल साहब, आपके बड़े भाई साहब भी हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे, जो उन्होंने भी बहुत सारे अवार्ड लिए हैं नाम के साथ? मेरे बड़े भाई साहब जो थे वो म्यूज़िक डायरेक्शन में उनका शौक़ था, और उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनको भी कई अवार्ड से नवाजा गया है। नहीं, देखिए, मेरे उनके अवार्ड वगैरह तो इतने खैर नहीं मिले, बाकी इतना ज़रूर है कि मेरे ख़ानदान में और भी, मतलब उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब थे। अभी मेरा छोटा भाई है, मेरी खाला का लड़का है, बड़ा नाम हो रहा है उसका, रशीद खान, मेरी सगी, मतलब अभी उसको पद्मश्री, उसके बाद में पद्म भूषण उसको मिली, हिंदुस्तान का सबसे छोटी उम्र का। और आज बहुत अच्छा गा रहे हो। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिले। ये तो आपने आपके खानदान के बारे में बताया, लेकिन आपकी ज़बानी कुछ गज़ल सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, चलते चलते। लुटा के राहे मोहब्बत में हर खुशी मैंने, लुटा के राहे मोहब्बत में हर खुशी मैंने, लिया है गम का सहारा भी अभी मैंने, लुटा के राह। मैं एक आपको सुना, मैं एक गज़ल अभी बनाई है। सब ये मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, सुरेश वाडकर, हरिहरन, तलत अजीज साहब हैं, ये सब हमारे अच्छे। जगजीत साहब हमें बड़ा, उसका गज़ल मैंने सुनाई थी उनको, कैसरुल जाफरी का एक खाली मतलब सुनाऊंगा आपको। राह में क्यों मेरा मिट्टी का मकान आया था, राह में क्यों मेरा मिट्टी का मकान आया था, जाइए ढूंढिए सैलाब जहां आया था। क्या बात है। राह में क्यों मेरा, राह में क्यों मेरा मिट्टी का मकान आया था, राह में क्यों मेरा मिट्टी का मकान आया था,
जाइए ढूंढिए सैलाब जहाँ था, जाइए ढूंढिए सैलाब जहाँ था, राह में क्यों मेरा मिट्टी का मकाया था। नौशाद जी के बारे में बताया, रफ़ी साहब के बारे में बताया, आपने लता जी के बारे में बताया। अब सात सुर जो कहते हैं क्लासिकल म्यूजिक जिसको बोला जाता है, अभी जो दौर चल रहा है इसमें कुछ कम हो रहा है। नए डायरेक्टर लोग जो फिल्में बनाते हैं उसमें क्लासिकल को पीछे रखते हैं और डिस्को को ज़्यादा ही आगे रखते हैं, और जो लोग पुराने हैं और जो नए लोग हैं जो सुनना चाहते हैं तो पुराने ही बैक ही क्लासिकल गाना म्यूजिक पे सुनते हैं। तो नए जो डायरेक्टर आ रहे हैं उनको किस तरह से आप सीनियर हो आप और आप अपील करोगे अपने अंदाज में? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हालांकि ये जितने भी लोग थे जो पुराने, आप दोनों बातें करें, आज की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो जितने भी लोग थे, जैसे कि नौशाद साहब थे, खयाम साहब थे और अपना एस.डी. बर्मन साहब थे, ये जितने पुराने लोग थे ये लोग क्लासिकल म्यूज़िक सीख के आते थे जी। अब देखो सर पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, ये गाना दुनिया ने सुना होगा, राग अहीर भैरव पे है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मधुबन, रफ़ी साहब ने जो गाया, मधुबन में राधिका नाचे रे, राग हमीर पर है, मन तरपत हरे, राग मालकोस पर है। और कोई मैं एक नौशाद साहब ने एक गाना बस था, जिंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है, मुझको हालत पे मुझे आप हंसी आती है। अब ये गाना जो है ये राग जयजयवंती पर है। अब आज मैं आपसे पूछूंगा कि जयजयवंती किसको मालूम है? ये गाने जो मैंने आपको एड्रेस दिया, ये गाने समझ लीजिए 50-60 साल से ऊपर के गाने हैं। ये आज गाना 3 महीने भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्लासिकल म्यूज़िक लोगों को नहीं मालूम है, ना कोई सीखता है। म्यूज़िक का नाम अभी शोर हो गया है। तो अपील किस तरह से करेंगे नए डायरेक्टर लोगों को आप? ना देखिए अभी क्या है, अभी देखिए मैं आज बताऊं, अभी के नए डायरेक्टर जो आए हैं, अभी गीला बंसाली ने वो देवदास में बड़ा अच्छा म्यूज़िक दिलवाया, उसमें इस्माइल दरबार साहब का म्यूज़िक आपके ऊपर है। ऐसा नहीं, अगर आप चीज़ अच्छी दोगे तो लोग उसको पसंद। असल में होता क्या है, नौशाद साहब भी हमेशा मुझसे एक बात ये बोलते थे कि लोग आज ये बोलते हैं कि ये पसंद जो है, ये पब्लिक ये पसंद कर रही है गाना जी, पब्लिक को ये चाहिए। वो बोलते थे पसंद हम बनाते थे पहले जी, आज की पसंद जो है लोगों को, वो जो पब्लिक वो शोर मचा रहे होगा। फिर आज मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कोई अल्फाज सुनाई देता है? बिल्कुल नहीं, शोर ही शोर है। इस वास्ते उस गाने की उम्र कम है, वो आता है और जो अच्छा, इसमें से अगर कोई गाना अच्छा निकलता है वो चल भी जाता है। अगर कोई चलता है तो गाना चल भी जाता है, लेकिन वो हिम्मत होना चाहिए। अरे नहीं यार नहीं, वो क्लासिकल म्यूज़िक हो रहा है। मैं सिंगर का नाम नहीं लूँगा, वो अच्छी सिंगर थी। वो जब म्यूज़िक डायरेक्टर के पास गई, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम ले, बोले यार ये जो तुम गा रही हो ना, ये क्लासिकल हो रहा है। एक क्लासिकल से क्या तुमको एलर्जी है क्या? अरे रखा, आप गा के देखो, आज के बाद में फिर वो गाना वही हिट हो गया वो जी। तो लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है देने की, असलियत जो है वही है। वो सर चलते चलते 7 सुर की बात जब निकली तो 7 सुर आप नाम के साथ बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग 7 सुर संगीत का सुने हैं लेकिन नाम तक पता नहीं होता। तो 7 सुर के नाम क्या, ये बताएंगे आप हमें? ये तो बड़ी आसान बात है। सा रे गा मा पा धा नी। सा बोलते हैं षडज, रे को बोलते हैं ऋषभ, गा को बोलते हैं गंधार, माँ को बोलते हैं मध्यम, पा को बोलते हैं पंचम, धा को बोलते हैं धैवत, नी को बोलते हैं निषाद। तो षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। अब इन्हीं के अंदर ही पूरे गाने होते हैं। नाम बदल दिया, सारे गा मा पा धा नी। वो इंग्लिश में भी आप लेके, दुनिया का हर सुर जो है वो 7 सुरों के अंदर है।
चाइनीज़ गाना हो या जापानीज़ गाना हो या हिंदुस्तानी गाना हो, वो जो जी। मकबूल साहब, आपने देश और विदेश का दौरा किया, काफ़ी शो भी किए हैं, लेकिन अभी आपकी कोई सी तमन्ना, ऐसी कोई सी ख्वाहिश रहेगी है जो आप चाहते हैं कि मुझे ये मैं करना बाकी, इस मुकाम पे जाना बाकी, ऐसी कोई ख्वाहिश बाकी है या मालिक से खुश है आप अब? नहीं, वो गालिब साहब का शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो नहीं होता वो जी। किसी का भी नहीं होता है। वो कुछ होता है यार, कम से कम कुछ ना कुछ। अभी प्यारे लाल जी को किसी ने मतलब ये कि अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, तो बोले लाइफ टाइम अचीवमेंट तो उसको दिया जाता है जो बेकार हो गया है। वो बोले हम तो आखिरी सांस तक काम करेंगे अपना। ये नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं। कलाकार कभी भी मतलब ये कि अपने आप को ये नहीं समझता है कि मेरा, वो जब तक अल्लाह की उसकी मर्ज़ी तब तक उसको गवाता है। खुदा की दी हुई चीज़ है, खुदा का दिया हुआ गला है। गला कैसा होता है कि ये इसका कोई वो नहीं है, अल्लाह की तरफ से दिया जाता है गला। बाकी ये थे मकबूल हुसैन साहब ने इंडिया आज के साथ काफ़ी टाइम दिया है इंडिया आज को, और जो चीज़ की हमें मालूमात चीज़ उनसे ज़्यादा उन्होंने बताया है। और मैं यही कहूँगा इंडिया आज के देखने वालों को, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो इंडिया आज के मैसेज में जाके आप मैसेज टाइप करें और अपना सुझाव दें। और मकबूल हुसैन साहब ने इतने सारे साल निकाले हैं संगीत की दुनिया में, इनके पीढ़ी तो पीढ़ी 8 से 10 पीढ़ी हो गई है जो इसी में है। और नए लोग को मैं इंडिया आज के माध्यम से यही अपील करूंगा, क्लासिकल को ना भूलें और हमें याद रखें। और इंडिया आज में कोई सुझाव हो, एक बार फिर कहूँगा तो देना ना भूलिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।